भाइयों बहनों, हम लोगों की ये पहली कसौटी है जब हमें सशरीर बाड़ा साहब जी का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है। और जब बाड़ा साहब का मार्गदर्शन हमें उपलब्ध नहीं है, तब हमारी जिम्मेवारी जरा ज्यादा बढ़ जाती है। बाड़ा साहब थे तो हमें कोई चिंता नहीं थी, सब हो जाता था। लेकिन अब नहीं है तो फिर पहले जितना करते थे उससे सैकड़ों गुना कर करके इस पहले ही चुनाव में बाड़ा साहब जी को जहां हो वहां संतोष मिले ऐसा काम करके दिखाना। भाइयों बहनों, ये 2014 का चुनाव हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में हर प्रकार से अनोखा चुनाव है। ये चुनाव पॉलिटिकल पार्टियां नहीं लड़ रही है। ये चुनाव उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव देश की कोटि कोटि जनता लड़ रही है। राजनीतिक दलों से जनता 10 कदम आगे है। उम्मीदवारों से जनता 100 कदम आगे है। और भाइयों बहनों, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, मैं लगातार भारत भ्रमण कर रहा हूं और मैं विश्वास से कहता हूं इस बार देश में कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें कांग्रेस का और उनके साथी दलों का खाता भी खुलने वाला नहीं है। और देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट को छू पाए। कांग्रेस के पूरे इतिहास में कांग्रेस का ऐसा पतन कभी नहीं हुआ जो पतन इस चुनाव में होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं विशेष रूप से बहुत चिंता अनुभव करता हूं। एक के बाद एक जो चीजें सामने आ रही है, ये लोग इस देश को क्या मानते हैं जी? 125 करोड़ देशवासियों को क्या मानते हैं ये लोग? कैसा अहंकार है। भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं से उनका कोई लेना देना नहीं। वे जनता को अपनी जेब में मानते हैं। वे अपने आप को जनता को जवाबदेह नहीं मानते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, सवाल ये नहीं है कि सत्ता किसकी रहे किसकी न रहे। सवाल ये नहीं है
कि सत्ता किसकी आए और किसकी ना आए। सवाल ये है 125 करोड़ देशवासियों का भाग्य क्या होगा, आपकी जिंदगी का क्या होगा, आप जीवन किसके भरोसे जियोगे। भारत की आजादी के लिए छान न्योछावर करने वाले लोग इसलिए तो बलि नहीं चढ़े थे जो हमने देश का हाल कर दिया है। हमारे राहुल भैया कहते हैं भैया कांग्रेस एक सोच है। वो कहते हैं भैया कांग्रेस एक सोच है। मैं कहता हूं कांग्रेस सोच में पड़ गई है। और आपकी सोच क्या है? आप ही ने तो कहा था भारत एक मधुमक्खी का छत्ता है। भाइयों बहनों, ये उनकी सोच है कि भारत ये हनी बी है, मधुमक्खी का छत्ता है। हमारे लिए भारत ये मां है, मां। हमारे लिए भारत ये मातृभूमि है। आपके लिए भारत ये मातृ भूमि है। हमारे लिए ये मातृभूमि है, आपके लिए मातृभूमि है। हमारे लिए ये मदरलैंड है, आपके लिए ये मदर्सलैंड है। हमारे लिए भारत ये मां है, आपके लिए भारत आपकी मां का है। ये तो सोच है। आप जिस सोच की बात करते हो ये सोच है। भाइयों बहनों, मैं लगातार 6 महीने से कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहा हूं। मैं कहता हूं देश के नौजवानों को रोजगार के लिए सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा देश, 70 करोड़ से ज्यादा नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं। मैं कहता हूं इस पर चर्चा हो जाए। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या। मैं कहता हूं लाखों लोगों को 2 टाइम खाना नहीं मिलता है। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या। मैं कहता हूं लोगों को झुग्गी झोपड़ी में भी जगह नहीं मिल रही है। कम से कम जिंदगी गुजारने के लिए जगह तो मिल जाए। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या। मैं कहता हूं माताओं बहनों को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या। भाइयों बहनों, जब उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं, जब वो जनता को जवाब देने की ताकत में नहीं होते हैं, तब वे बंकर में घुस जाते हैं, सेक्युलरिज्म के बंकर में घुस जाते हैं और चमड़ी बचाने का खेल करते हैं। ये आपकी घीसी पीटी टैप रिकॉर्ड अब देश न सुनने को तैयार है, न स्वीकार करने के लिए तैयार है। देश को जवाबदेह सरकार चाहिए। देश को काम करने वाली सरकार चाहिए।
देश को नौजवानों का भाग्य बदलने वाली सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे मुंबई के भाइयों बहनों, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूं किसकी सरकार चाहिए, मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए? आपको दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चाहिए? जरा बताओ ना, ढीली ढाली सरकार चाहिए? मरी पड़ी सरकार चाहिए? अस्पताल में पड़ी सरकार चाहिए? मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार चाहिए? मां बेटे के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चाहिए? भाइयों बहनों, देश को मजबूत सरकार चाहिए। देश को मजबूत इरादों वाली सरकार चाहिए। देश को हिम्मत के साथ मजबूत कदम उठाने वाली सरकार चाहिए। अगर भाइयों बहनों ऐसी ही सरकारें रही, और हाल तो देखिए, अभी 2 दिन पहले मैं पूरे दिन भर हंसता रहा, अकेला अकेला भी हेलीकॉप्टर में मुस्कुराता था। क्यों? तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने पत्रकार वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश को सूचना दी, देश को जानकारी दी, महत्वपूर्ण जानकारी जो 10 साल से देश को नहीं बताई थी, जाते जाते बता दिया कि प्रधानमंत्री 10 साल में 1100 बार बोले थे। भाइयों बहनों, ऐसी सरकार पे रोना कि हंसना कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप निर्णय करिए, क्या आपको आपके मां बाप को जैसी जिंदगी जीनी पड़ी वैसी ही जिंदगी जीना है क्या? आपके मां बाप को जो तकलीफ हुई, आप भी वही तकलीफ झेलना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है जी। हर एक के अपने सपने हैं, हर एक के अपने इरादे हैं। कोई तो हो जो चिंता करे। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी गरीबों के नाम पर वोट बटोरने का काम करती रहती है। और आजकल हमारे राहुल भैया कहते हैं कि गरीबी से लोग बाहर आ गए। आपको पता है, पहले हमारे देश में रेलवे में फर्स्ट क्लास रहता था, सेकंड क्लास रहता था, थर्ड क्लास रहता था। और डिब्बे के बाहर फर्स्ट क्लास हो तो 1 लाइन रहती थी, सेकंड क्लास है तो 2 लाइन रहती थी, और थर्ड क्लास हो तो 3 लाइन रहती थी। फिर लगा उस समय के नेताओं को ये थर्ड क्लास जो है ना, वो बेइज्जती करता है, देश का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर गया है। तो उन्होंने क्या किया, वो तीसरी लाइन हटा दी। और फर्स्ट और सेकंड, रेलवे में फर्स्ट और सेकंड 2 ही लाइन रहती है। तो उन्होंने डिब्बे की लाइन हटा करके देश का स्टेटस ऊपर कर दिया। ये ईमानदारी है क्या? ये ईमानदारी है क्या? उसी प्रकार से इन्होंने गरीबी की रेखा को ही ऊपर से नीचे ले आए ताकि संख्या कम हो जाए। ये आंख में धूल झोंकने का पाप क्यों करते हो भाई? ये लीटियां बनाने से, लीटियां बिगाड़ने से जिंदगी न बनती है न जिंदगी बिगड़ती है। उसके तो जीवन में परिवर्तन आएगा
तब उसको पता चलेगा कि बदलाव आया कि नहीं आया। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 2009 के उनके धोखा पत्र में, वो घोषणा पत्र नहीं है, धोखा पत्र है, धोखा पत्र में उन्होंने कहा था कि देश के नौजवानों को 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये उन्होंने लिखित में कहा है। 5 साल पूरे हो गए। क्या भारत के नागरिक के नाते उनसे जवाब मांगना ये हमारा हक बनता है कि नहीं बनता है? जरा बताइए ना, हमारा हक बनता है। उन्होंने जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं दे रहे। अहंकार के कारण जवाब नहीं दे रहे। भाइयों बहनों, 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। यहां कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? जरा बताओ ना, आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आप किसी को जानते हो जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आप मुझे बताइए, इन्होंने आपसे धोखा किया कि नहीं किया? झूठ बोले कि नहीं बोले? क्या झूठ बोलने वालों पे भरोसा करोगे क्या? धोखा करने वालों पे भरोसा करोगे क्या? भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी को 6 साल सरकार चलाने का अवसर मिला था। 6 साल में अटल जी ने 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया था। ये मां बेटे की सरकार 10 साल से बैठी है, 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाई है। ये झूठे वादे करते हैं और जवाब नहीं देते। भाइयों बहनों, प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति महोदया थी। 2009 में संसद के संयुक्त अधिवेशन में उन्होंने भाषण किया था कि यूपीए 2 5 साल में स्लम फ्री हिंदुस्तान बनाएंगे, झुग्गी झोपड़ी से मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। ये उन्होंने वादा किया था। ये भाषण आप गूगल गुरु के पास चले जाइए, इंटरनेट पे अवेलेबल है। मुझे बताइए भाई, क्या झुग्गी झोपड़ी वालों को घर मिला? जरा बोलो ना। झुग्गी झोपड़ी गई? झुग्गी झोपड़ी वालों की जिंदगी में बदलाव आया? ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं कि नहीं बोलते? भाइयों बहनों, इन पे भरोसा कैसे करें? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में रेलवे भारत की प्रगति के लिए इतनी अहम व्यवस्था है, देश में किसी सरकार को ये सूझता नहीं है कि इसका कितना महत्व है। कोई समझ नहीं है। आज मुंबई इस स्थिति में पहुंचा है, उसमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर मुंबई से रेलवे निकाल दो क्या होता? लेकिन समय रहते इस रेलवे का आधुनिकीकरण किया गया होता, प्रोफेशनलिज्म लाए होते, तो दुनिया के सामने हम सीना तान करके खड़े हो सकते थे और मुंबई में जो दुर्दशा अनुभव करते हैं वो नहीं होती। भाइयों बहनों, जो अनेक काम मेरे दिमाग में है, नई सरकार में क्या होना चाहिए, उसमें रेलवे की एफिशिएंसी, रेलवे की आधुनिकता, रेलवे की मल्टी डायमेंशन उपयोगिता, जिसमें मुंबई जैसे शहरों को विशेष लाभ मिले, ये सपने मेरे मन में है। मैं कभी अकेले रेलवे को लाखों लोगों की जरूरत होती, लाखों लोगों की रोजगारी में। क्या रेलवे की अपनी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती क्या? हिंदुस्तान के 4 कोने में रेलवे की अपनी यूनिवर्सिटी हो,
और रेलवे में जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए उसकी पूरी ट्रेनिंग वहां हो, रेलवे में बदलाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आपके गले उतरता है ना? आपको समझ आता है ना? उनको नहीं आता है। जो बात एक सामान्य नागरिक समझ सकता है, ये दिल्ली में बैठे हुए नहीं समझ पा रहे। भाइयों बहनों, आज उद्योग बंद पड़े हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, जॉबलेस ग्रोथ ये वर्तमान सरकार की पहचान बन गई है। और अगर जॉबलेस ग्रोथ रहा तो देश का नौजवान का असंतोष देश को बहुत बड़ा संकट डाल सकता है। 70 करोड़ नौजवानों की जिंदगी पर हमने गंभीरता से सोचना पड़ेगा। देश में अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा हो, उस दिशा में देश को चलाना पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, अगर उद्योग होगा तो रोजगार आएगा, बिजली होगी उद्योग आएगा, अगर बिजली नहीं होगी तो उद्योग कहां से आएगा? भाइयों बहनों, आज देश में 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। एक तरफ बिजली के कारखाने बंद हैं, दूसरी तरफ देश अंधेरे में डूबा हुआ है। ऐसी सरकार आपने सोची है भाई? घर में सब हो, दाल चावल आटा चूल्हा सब हो, मां भी हो, लेकिन बच्चे भूखे मरते हो, ऐसा कभी सोचा है क्या? ये ऐसी सरकार है मां बेटे की। और कारण क्या? 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने क्यों बंद पड़े? कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरा लाइए फाइल कहां है? तो दिल्ली सरकार, कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट को कहती है फाइल खो गई है। मेरे कांग्रेस के मेहरबानों, आपकी तो फाइल खो गई है, हमारी तो पूरी लाइफ खो गई है। मैं विशेष रूप से 18 से 28 उम्र के मेरे देश के नौजवानों से आज सीधी मेरे मन की बात करना चाहता हूं। इसमें है ना 18 से 28 वाले, सारे लोग वही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज मेरे दिल की बात आपसे बताना चाहता हूं। और राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना, चुनाव के दायरे से बाहर निकल करके सोचना, और मेरी बात में सच्चाई ना हो तो यहीं पर उस बात को छोड़ के चला जाना दोस्तों। और मैं बोल रहा हूं मुंबई से, लेकिन मैं देश के 18 से 28 के लोगों को आग्रहपूर्वक मेरी बात समझने के लिए आग्रह करता हूं। देखिए, विद्यार्थी के जीवन में पूरी जो उसकी यात्रा होती है, उसमें +2 की एग्जाम, 12th की एग्जाम, आप उसको 12वीं की बोलते होंगे, +2 बोलते होंगे, या 12th बोलते होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपकी पूरी विद्यार्थी जीवन की यात्रा का वो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। और आपने देखा होगा जब 12th की एग्जाम होती है, पूरे घर का माहौल परीक्षा से दबा हुआ होता है। मां बाप टीवी बंद कर देते हैं, मेहमान आना बंद हो जाता है, कहीं जाना आना है तो जाते नहीं, शादी हो तो भी जाते नहीं। 24 घंटे घर में एक ही बात, नहीं डिस्टर्ब मत करो, 12वीं की एग्जाम है, उसको परेशान मत करो, 12वीं की एग्जाम है, उसको काम मत बताओ, 12वीं की एग्जाम है। घर में छोटा भाई लड़ता, अरे तुम उसको ले जाओ, वो पढ़ रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? क्योंकि अगर 12वीं की परीक्षा में कोई गड़बड़ हो गई, मार्क कम आ गए, तो आपके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। और अच्छे आ गए तो जिंदगी बन जाती है।
डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेशन में जाना, आईएएस बनना, आईपीएस, कहीं पर भी जाना, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जिस प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में 12वीं की एग्जाम एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, वैसे इंसान की जिंदगी में जन्म से मृत्यु तक अनेक घटनाएं आती है, जाती हैं, उतार चढ़ाव आता है, जाता है, लेकिन 18 से 28 की उम्र सबसे महत्वपूर्ण उम्र होती है, गोल्डन पीरियड होता है। 18 से 28 में ही उसके जीवन की सारी नींव रखी जाती है। वो क्या पढ़ेगा, वो क्या करेगा, नौकरी कहां करेगा, सेटल कहां होगा, परिवार कहां पसंद करेगा, घर गृहस्थी कहां बसाएगा, सारी बातें 18 से 28 में होती है। ये 10 वर्ष आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण होता है। किसी की 18 से 28 की उम्र में अचानक परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, महत्वपूर्ण व्यक्ति की, तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। 18 से 28 की उम्र में कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई और आपके कुटुंब को कोई नुकसान हो गया तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन कोई 75 साल का इंसान हो, उसके जीवन में अगर 2-5 साल बिगड़ जाए तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई 60 साल रिटायर्ड आदमी है, उसकी जिंदगी में 2 साल बिगड़ जाए तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। लेकिन 18 से 28 के गोल्डन पीरियड में अगर आपके 5 दिन भी बिगड़ गए तो आपकी पूरी जिंदगी की यात्रा हिल जाती है। आपके जीवन का यह महत्वपूर्ण कालखंड है और ऐसे समय जब आपके जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय करने हैं, जिंदगी बनाने की दिशा तय करनी है, इसके आधार पर आपकी 70, 80, 100 साल जितना भी जिए, इस पर जीने वाले हैं। अगर ऐसे समय दिल्ली में निकम्मी सरकार होगी, आपका क्या होगा? सोचिए दोस्तों। आपके 5 साल अगर बिगड़ गए तो आपकी जिंदगी कहां जाकर के रुकेगी? और इसलिए देश को जो भी सोचना है सोचे। 18 से 28 के लोग आप अपना सोचिए। आपकी जिंदगी ही अंधेरे में डूब जाएगी तो आप देश के लिए काम कैसे आएंगे? मुझे चिंता देश के 18 से 28 की उम्र के लोगों की ज्यादा है। ये उनके जीवन का ऐसा समय है, 5 दिन भी उनकी जिंदगी के खराब नहीं होने चाहिए। और इसलिए दिल्ली में सरकार निकम्मी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में काम करने वाली सरकार चाहिए। 18 से 28 की उम्र का भाग्य बदलने वाली सरकार चाहिए। और इसलिए मेरे 18 से 28 के भाइयों बहनों, आप सिर्फ वोटर रहे नहीं है, आप कैनवासर बनिए। अभी 2 दिन का समय आपके पास है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों को अभी 20 दिन तक समय है। निकल पड़िए दोस्तों, वोटर नहीं कैनवासर बनिए। हर घर गली जाइए, लोगों को प्रेरित करिए, दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए कदम उठाइए। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा था, अब दिल्ली में 300 कमल के साथ सरकार बनानी है और उसके साथ महायुति के मेरे साथियों को भी लेके जाना है। भाइयों बहनों, एनडीए 300 से भी ज्यादा, महायुति, पूरा महाराष्ट्र हमारा। इस मिजाज से इस चुनाव में मतदान होना चाहिए। भाइयों बहनों, तीर कमान भी हमारे हैं, कमल भी हमारा है।
हमने सबने मिलकर के महायुति को विजयी बनाना है, दिल्ली में मजबूत सरकार बनानी है और 18 से 28 का भाग्य आपके हाथों से तय होना है। भाइयों बहनों, आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, देश ने जो प्यार दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका प्यार बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को कभी भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। जीऊंगा तो भी आपके लिए, जूझता रहूंगा तो भी आपके लिए, और हम सब मिलकर के भारत के लिए जिएंगे, भारत के भविष्य के लिए जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।